यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एचसीएफ आपको दे रखा है 4 और एलसीएम दे रखा है 24। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ कितना दे रखा है 4, एलसीएम कितना दे रखा है 24, और जो दो संख्या दे रखी है जिनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है वो x और 8 दे रखी है। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर जो भी आपको वो दे रखे हैं ना, ये नंबर्स दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट ये दोनों बराबर होते हैं इस तरह से फॉर्मूले में। ठीक है, मतलब क्या होता है ए बी, मतलब ये दोनों संख्या मान लो a और b, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट और वो एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस तरह से होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं मैं 4 इंटू 24 और नीचे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब 4 2 जा 8, ठीक है, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600। देखो आपको एलसीएम दे रखा है ये, ठीक है, ये एलसीएम है, और आपसे क्या पूछा देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इन चारों में से कौन सा नहीं होगा एचसीएफ। ठीक है, आपको एक पता है कि एचसीएफ इसी के अंदर छुपा बैठा है। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर है वो। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कि इसका कौन सा फैक्टर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे 600 लेते हैं, जैसे ये मैंने मान लिया ऐसे 600 नीचे कर दिया, अब ये इसको डिविजिबल कर देगा पूरा, और जो डिविजिबल करेगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि एलसीएम ये जो 600 है ना, इस नंबर का एचसीएफ है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, हमें बता दें कैन नोट, जो एचसीएफ नहीं है इन चारों में से, ये तो है एचसीएफ। ठीक है, ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं सेकंड वाला 500, तो आप क्या करेंगे 3600 और नीचे 500, अब इसको डिवाइड करो। देखो 36 और 5 पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है क्या, 5 7 या 35। ठीक है, अब 1 बच गया, अब पॉइंट लगेगा, अब ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं कर रहा ना, पॉइंटों में आ रही है ना वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 500 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसको पूरा डिविजिबल नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 500। आगे हमें चेक करना ही नहीं है क्योंकि हमारा को आंसर मिल गया यहीं पर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखी है x स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस 15, और ये किस वेरिएबल में है पॉलिनोमियल, x में है ना, तो मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देखो अब वैल्यू k की निकालनी है और आपको जीरो दे रखा है एक, तो ये जीरो अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं, ये इसका जीरो है, यहाँ पे लिख दिया साफ साफ, तो इसको जीरो मतलब इसके जीरो के कर देगा इसको जीरो, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं इस जीरो को। ठीक है, तो देखो इसको लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ x की जगह 5 रख देता हूँ, माइनस का 5k, ठीक है, x की जगह 5 और माइनस का 15 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका जीरो बोल दिया है, 5 इज द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो जीरो होता है वो इसको पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर रहा होता है और वो जीरो के बराबर कर देता है, इसलिए मैंने जीरो के बराबर कर दिया। अब 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस का 5k और ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 25 में से 15 गए तो कितने बचे अपने पास 10। ठीक है, प्लस का ही बचेगा क्योंकि प्लस का ज्यादा है, और माइनस का 5k इक्वल्स टू 0। अब ये 10 बराबर क्या आ जाएगा 5k, अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10/5, यानी कि k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 4 और x प्लस वाई, यहाँ पर कर लेना x प्लस वाई इक्वल्स टू ये माइनस का 4 इक्वल्स 0 एंड 2x प्लस ky इक्वल्स टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं दो इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है x प्लस वाई, ठीक है, और ये माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, इस तरह से ये दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस ky और ये 3 को यहाँ पर लिया, ये अंदर लिया है, तो प्लस का 3 अब इक्वल में इधर आएगा तो -3 इक्वल्स 0, इस तरह से दे रखिए दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देते हैं हम। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ठीक है, अब देखो इसमें a1 कितना है, इसमें a1 1 नहीं है, 1 ऐसे मान सकते हो 1। ठीक है, a2 इसमें कितना है 2 है इक्वल्स टू, अब इसमें b1 कितना है 1 है इधर 1, और b2 कितना है ये k। ठीक है, इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू c1 कितना है यहाँ पे -4। ठीक है,
और C2 कितना है यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है। अब हम इन दोनों से ले लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। K की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो आपको ये इक्वेशन दे रखी है kx स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 4k, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 ये दे रखी है, आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k। देखो आपको सम और प्रोडक्ट, सम मतलब इसके जो प्रोडक्ट है ना रूट्स के, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और एक होता है अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट, वो क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अभी क्या दे रहे हैं, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ये दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, और फिर k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अब इसमें b क्या होता है x का कोफिशिएंट जो कि क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, ठीक है, ये माइनस माइनस तो है ऑलरेडी, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे a कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि k, ठीक है, और यहाँ पे c अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो 4k तो 4k, ठीक है, और a की वैल्यू k, ठीक है, ये k से k कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 4। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों इक्वल है, ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में दे रखी, देखो आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी -6 अपॉन के, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो माइनस का 6 और ये 4k, ये इधर चल जाएगा इससे मल्टीप्लाई, अब 4 ये मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 4। अब इसको कैंसिल आउट कर लो और इक्वल्स में के, तो कैंसिल आउट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, माइनस का 3 अपॉन 2। आंसर क्या आ जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर -2 2 एंड बी इज द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स 3 4। देखो इस तरह से कुछ है, ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है, इसके बाद ये एक डायमीटर है और ये इस सर्कल का क्या है सेंटर है ओ, ठीक है, और ये ए मान लिया, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लिया। अब मुझे ये बात बताओ कि ओ से यहाँ तक की दूरी ये भी रेडियस है और ओ से बी तक की ये भी रेडियस है, ठीक है, इस तरह से। और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 3,4 और सेंटर के दे रखे हैं आपको -2,2, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट हमसे निकलवा रहा है एक्स वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये दोनों की दोनों ओ ए और ओ बी दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस है। अगर इसको मैं सेक्शन फॉर्मूले से करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये 1:1 में काटेगा, ठीक है, 1:1 में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा सीधा लगा सकता हूँ, M1Y2 ये वाला है ना, आप लगाएंगे, इससे बढ़िया सिंपल आप लगा दो। देखो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, जैसे ये x है और ये 3 है, ये मैं x1 मानता हूँ और ये x2 मानता हूँ, तो इसको और इसको ऐड करेंगे x + 3, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे और वो किसके बराबर कर देंगे -2 के, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरे कंडीशन, लेकिन ये कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब ये o से a तक की दूरी सेम और o से b तक की दूरी सेम, जब ये दोनों डिस्टेंस सेम होते तभी लगाएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला क्या करेंगे, इसको y को +4 को प्लस कर दो अपॉन 2 डिवाइड का 2 डिवाइड करो और किसके बराबर कर दो 2 के बराबर, ठीक है। ऐसी दो इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, देखो ये x + 3 इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 माइनस का 4। अब इस 3 को यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -7, ठीक है। अब यहाँ से y की निकाल लेते हैं, y + 4 इक्वल्स टू, अब 2 2 जा 4 और y ये 4 और ये 4 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 4, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, 4 में से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट x y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास -7, 0, यहाँ x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू ऐसे पुट करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका बी करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, देखो आपको ये दे रखा है ABC ट्रायंगल और एक आपको दे रखा है DEF ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या दे रखा है AB और DE, इसमें आपको दे रखा है AB और DE, ठीक है, और इसमें आपको क्या दे रखा है BC और FD,
इस तरह से दे रखा है, ठीक है। देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, अब देखो ये सिमिलर कब होंगे, कंडीशन। सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ए बी, एक डायग्राम ये और एक डायग्राम ये, अभी दोनों सिमिलर है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया ए बी सी और इसको नाम दे दिया डी ई एफ। अब देखो इसकी ए बी और डी ई साइड सेम, ठीक है। इसका ए बी और इसका डी ई ये दोनों सेम साइड है, ठीक है। उसके बाद इसका बी सी, देखो इसका बी सी और इसका एफ डी ये सेम है। तो यहाँ पर देखो साइड और ये साइड, यहाँ पर ये साइड और ये साइड, और यहाँ पे बीच में एंगल आ रहा है ना, और यहाँ पर भी बीच में एंगल आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से हम इसको क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से इसको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से एंगल बराबर होने चाहिए, एक तो एंगल बी, इसका एंगल बी इस वाले ट्रायंगल का, और इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल, डी के बराबर। तो एंगल बी एंगल डी के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका सी, ओके। और ये आएगा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो कुछ ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट दे रखा है आपको 3,-4, ठीक है, और यहाँ पे बी के पॉइंट्स दे रखे हैं आपको -2,7 इस तरह से। और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है ना, अगर जब भी एक्स एक्सिस बोलता है, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस बोलता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, 0, या यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको समझने की बात है। अगर एक्स एक्सिस बोलता है तो हम लेते हैं x,0, y का कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस का लेते हैं तो x का कोऑर्डिनेट 0 करके y को ले लेते हैं। अब यहाँ पर x की बात हो रही है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x,0, y का कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमसे रेशियो पूछा है तो इसको मैं m1 मान लेता हूँ, इसको m2 मान लेता हूँ, ठीक है। आप mn भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब हम सोल्व करते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा, लेकिन x तो मेरे को दे रखा है, मैं सीधा 0 के लिए कर दूँ इसको, क्योंकि मेरे को उस टाइम में ना m1 m2 जो नीचे आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो। तो अभी हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, m1y2, तो मैं 7m1 और प्लस m2 -4, तो -4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m2, और नीचे क्या आता है m1 प्लस m2, और वो किसके बराबर है, y के बराबर। लेकिन y का कोऑर्डिनेट बीच में क्या देगा, 0, तो ये 0 के बराबर कर दो, ठीक है। अब ये 7m1 और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये हो जाएगा -4m2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ना 0 से इंटू होगा, और 0 से कोई भी चीज़ इंटू होती है तो 0 ही हो जाती है, ठीक है। अब ये 7m1 इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 4m2। अब ये इसको m2 को इसके नीचे ले जाओ, m1 m2 को इसके नीचे ले जाओ। ये मल्टीप्लाई में होते हैं तभी हम आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। ये 4 ऐसा कैसा, और 7 इसके नीचे ले जाओ, ठीक है। तो हमारा m1 m2 का रेशियो क्या आ गया, 4:7। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m1 रेशो m2, देखो रेशो को साइन में इक्वल्स टू 4:7, इस तरह से 4:7। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको फिगर दे रखा है इस तरह से, और TP और TQ टेंजेंट्स दे रखी है आपको, ठीक है, विथ सेंटर O, सो दैट एंगल POQ, देखो आपको POQ 110 डिग्री दे रखा है, और PTQ निकालना है आपको, PTQ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि देखो ये टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट और ये रेडियस, देखो जो सेंटर से आ रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता होगा, ये थ्योरम भी है हमारी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 हो गया। इसी तरह से देखो ये रेडियस और ये टेंजेंट, इनके बीच में भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 110 दे रखा है। अब हमसे ये वाला एंगल निकलवा रहा है, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा कि जो ये ना OPTQ ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, 360 के बराबर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल O की वैल्यू कितनी है, 110, एंगल P की 90, एंगल T की निकालना है हमें, और एंगल Q कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री, और ये 360 के बराबर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो पूरा 200 हो जाएगा, ये 290, तो एंगल T प्लस ये 290 डिग्री और इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है।
फिर एंगल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 360, ये 290 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अभी देखो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे रखनी है, ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है, जल्दी करना है तो कैसे करेंगे। देखो ये 90 है, ये 90 है, इन दोनों को तो छोड़ो, ये तो 90। ठीक है, अभी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, और इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। अभी ये 110 है, तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट और है कि ये 180 बन जाए, तो ये 110 है, अभी इसको 70 और मिल जाए तो ये 180 बन जाएगा पूरा, तो डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी सब्जेक्टिव अप्रोच जो कि आना जरूरी है अगर ये सब्जेक्टिव आ जाता है तो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच सप्लीमेंट एंगल करके 110 है तो इधर 70 कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कोस थीटा आपको दे रखा है 1/2, देन कोस थीटा एंड माइनस सेक थीटा इज इक्वल्स टू, देखो इधर देखो कोस थीटा आपको दे रखा है 1/2। ओके, और आपसे पूछा है कोस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, आप जानते हो कि कोस थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sec थीटा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी कोस थीटा की वैल्यू 1/2 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, माइनस अब सेक थीटा की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, इसका उल्टा, मतलब कोस का उल्टा, यानी कि मैं इसको पहले तो लिख सकता हूँ 1/cos, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, इस तरह से यहाँ से आइडेंटिटी होती है इस तरह से। ठीक है, अब मैं 1 और कोस थीटा की वैल्यू है 1/2 और ये 1 में भी है। ठीक है, तो ये उल्टा है, ऊपर आ जाएगा 2 इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब फिर इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, तो 2 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, तो ये माइनस का 3/2, ये आंसर होगा इसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू। ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है जिसको आपको याद रखना है। अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, tan स्क्वायर थीटा माइनस में होगा ना, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, और इक्वल्स टू 1 को यहीं छोड़ देते हैं। तो देखो इस चीज़ की वैल्यू इस चीज़ के वैल्यू के बराबर होती है, 1 के बराबर होता है। अभी देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये 9 sec स्क्वायर a, ठीक है, और माइनस का 9 tan स्क्वायर a। अगर मैं इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 9 sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a। ठीक है, इस तरह से बचा। अब ये 9, अब इसकी पूरी की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 के बराबर, तो 1 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा इसका। ओके, तो करेक्ट आंसर बी कर दें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस 4 डिग्री, डेट कोस 90। अभी देखो हमको इसमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं इस क्वेश्चन में कि सारे क्या है, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में ना सारे के सारे। अब हम जानते हैं कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये हम जानते हैं, और ये सारे मल्टीप्लाई में, और कोई भी वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो वो 0 से मल्टीप्लाई होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो अब क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो आपको सर्कल का पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ठीक है, और एरिया क्या होता है सर्कल का, और दोनों के दोनों क्या है, देखो द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, और इसका जो एरिया होता है πr स्क्वायर होता है। देखो पेरीमीटर ये होता है और πr स्क्वायर इसका एरिया होता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हमको इसमें रेडियस बताना है कि रेडियस कितना होगा। देखो आप जानते हो, देखो ये पाई है, इधर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, r की वैल्यू 2 यूनिट हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। देखो इस तरह से कुछ, ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, देखो ये सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है, एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से ये क्या बना हुआ है, इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और आपको इस सर्कल रेडियस दे रखी है इसकी r। देखो इसकी रेडियस दे रखी है सर्कल की
आर दे रखी है, ये आर दे रखी है आपको, ये आर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट इज, ठीक है। अब हमको इसे एरिया बताना है, ठीक है, कि जो स्क्वायर एबीसीडी इंस्क्राइब इज सर्कल ऑफ रेडियस, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, तो हमें एरिया बताना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो इसकी ये रेडियस ये तो आर हो गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी देखो इसकी साइड निकालनी है हमें, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये भी क्या है, ये भी आर होगा, क्योंकि सेंटर से है ना, सेंटर से इसकी रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये आर, ये आर। अब ये हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है यहाँ पे 90 डिग्री। एक ये जो होता है ना आपका स्क्वायर, तो इसमें जब ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करती है ना, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। यहाँ पर भी होता है 90 डिग्री और यहाँ पर भी होता है, ठीक है, ठीक है, ये 90 हो गया। अब देखो इसमें मैं अगर मैं हाइपोटेन्यूज रूल लगाऊँ, पाइथागोरस, तो ये तो क्या हो जाएगा इसके सामने, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, और ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपकी बेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली, इसको मान लेता हूँ मैं ए बी सी और डी। यहाँ पे बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, तो बी सी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2r स्क्वायर, यानी कि ये √2 और ये r, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 और r। अब क्या हमें एरिया निकालना है ना, अब देखो एरिया निकाल लेते हैं हम। तो देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब हमारी साइड तो निकल गई, तो √2r इंटू √2r, ठीक है। तो रूट को रूट से जब भी रूट में सेम वैल्यू होती है ना, और ये इनटू में होते हैं, तो रूट से रूट हट जाता है, और जो वैल्यू अंदर की होती है वो बाहर निकल आ जाती है, और r इंटू आर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो आपको हेमीस्फीयर की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और सरफेस एरिया जो आपको दे रखा है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखो 3 पाई की वैल्यू 22/7। देखो पाई तो क्वेश्चन में आंसर में भी है, तो पाई की वैल्यू छेड़ो मत, पाई ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और इनटू में क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। अब इनको कर लीजिए आप, 9 3 जा कितना होते हैं 27, और ये 2 और 4, ये 3 जा 12, 12 और 2 4, 147 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और सेंटीमीटर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये 147 पाई, ये वाला डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस 10 और से 25 और 35 to 55। देखो क्लास मार्क क्या होता है, जैसे आपको ये दे रखा है ना 10 और ये 25, ये तो आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, तो इन दोनों का ऐड करते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही इसमें करेंगे 35 + 55 अपॉन 2, ठीक है, इस तरह से। तो ये 35/2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा आप डिवाइड करो चाहे मत करो, आंसर में 17.5 एक में ही है, तो ये इसका आँख बंद करके आंसर कर दो, क्योंकि दूसरा 45 भी आएगा, ठीक है। चाहे तो करके देख लो, ये 30 है और ये 50, 80 और ये 90/2। अब इसको क्या करोगे तो 45 आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डेटा इज 434 + x एंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज x। देखो इसमें आपको देखो वैल्यू दे रखी है। देखो आप क्या करते हैं, जब भी मीन निकालते हैं ना, तो मीन बराबर क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब इसमें मीन आपको देखो मीन निकालना है, ठीक है, x, ठीक है, और सम ऑफ मीन, ये नंबर दे रखा है आपको 15 ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा वो सम दे रखा है आपको 434 + x, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट कर लो, ये क्रॉस इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 434 + x = 15x, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये 434
अब x इधर चल जाएगा माइनस है तो 14x हो जाएगा। तो अब ये x बराबर क्या कर सकता हूँ 434 अपॉन 14। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 14 3 जा 42, ठीक है, और 1 14 1 जा 14, ठीक है, 31 इसका आंसर आ जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज नॉन रैंडम एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑफ अ पैक 52 कार्ड्स। देखो जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें ऐसे समझ लो इस तरह से 13 13 13 13 इस तरह के ग्रुप होते हैं, जिसमें ये वाले ग्रुप के तो ब्लैक वाले होते हैं, इस वाले ग्रुप के ये रेड होते हैं, ठीक है। अब ब्लैक में क्वीन तो एक बार आती है, इसमें भी एक बार आती है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार। तो अब हमसे क्या पूछा है ब्लैक क्वीन, ठीक है। तो ब्लैक क्वीन कितनी बार हुई 2 बार, ठीक है, टोटल में, ठीक है। और टोटल कार्ड कितना है 52। तो इस तरह से अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 2 और ये 26। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। असर्शन आपको दे रखा है एलसीएम ऑफ 60 एंड 72। इस देखो आपको नंबर जो दे रखे हैं ना वो ये है 60 है, और बी जो दूसरा नंबर दे रखा है 72 है, इस तरह से। और आपको इसका एलसीएम बता रखा है, एलसीएम है आपके पास 360, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 60 एंड 72 इज 12। अब आपको एचसीएफ इसका चेक करना है कि 12 आता है या नहीं आता। तो हम चेक करते हैं। आप जानते हो कि ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, इस तरह से। अब ए और बी इनको इंटू करके लिख दो, 60 इंटू 72, और एलसीएम कितना दे रखा है 360, और यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका ये 60 इंटू 72, और नीचे इसके मल्टीप्लाई में ना नीचे आ जाएगा 360, ठीक है। अब 1 0 से 1 0, 6 6 जा 36। अब 6 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 6 1 जा, और ये 6 2 जा 12। तो एचसीएफ 12 ही आ रहा है, जो कि करेक्ट दे रखा है इसमें, यानी कि असर्शन तो राइट है एकदम, ठीक है। उसके बाद रीजन चेक करते हैं। आपको दे रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ये नंबर का सम, जबकि नंबर का सम नहीं होता, ये नंबर का क्या होता है मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई होता है दोनों का, और यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस, यानी कि रीजन क्या हो गया गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारा आंसर क्या है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको असर्शन दे रखा है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 -3 एंड 5, 6 इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इज 1:2, ठीक है। अभी हमको चेक करना है कि ये 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखो इस तरह से है, और यहाँ पर 2, -3 है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है 5, 6 है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना ये आपका x, 0 मान लेता हूँ, क्योंकि x एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं m1 m2 मान सकता हूँ। मेरे को चेक करना है कि m1 m2 का रेशियो 1:2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, सिंपली देखो इसको y कोऑर्डिनेट, देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो कैपिटल X जो कि मैं इसको मानता हूँ, देखो इसको मैं x1 मानता हूँ, इसको मैं y1 मानता हूँ, इसको मैं x2 मानता हूँ, इसको y2 मानता हूँ, इसको कैपिटल X मानता हूँ, इसको कैपिटल y मानता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी आपको देखो इधर दूसरे रीजन देखेंगे तो यहाँ पर m मिलता है और यहाँ पे n मिलता है, चाहे तो आप mn ले लो। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं हम, ठीक है, हम भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं m और n, ठीक है। तो मैं इसको m और n कर देता हूँ, ये m ले लिया मैंने और ये n ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर m कर दिया, ठीक है, और ये मैंने n कर दिया, और यहाँ पे m और यहाँ पे n, ठीक है। अब y क्या हो जाएगा आपके पास m y2 प्लस m y1, ठीक है, n y1 अपॉन m प्लस n, जो कि यहाँ पे लिख रहा है, देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, देखो इस तरह से। तो देखो ये तो वैल्यू होती है किसकी कैपिटल X की, और ये वैल्यू किसकी होती है कैपिटल Y की। अभी देखो हमको m और n का रेशियो निकालना है, तो अगर मैंने x ले लिया तो साइड में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसमें मतलब है ना 0 के बराबर नहीं होगा ये वाली चीज़ नीचे वाली, जिससे मैं रेशियो नहीं निकाल सकता। तो मैं y को लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा y इक्वल्स टू, तो y लिखूंगा यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पे लिखूंगा m y2, अब y2 कितना है मेरे पास 6, तो यहाँ 6 लिख लो, और प्लस का यहाँ पे n और y1 कितना है -3, देखो -3, और यहाँ पे m प्लस n, इस तरह से। अब ये प्रोडक्ट ये ना नीचे है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 6m
ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 3n और इक्वल्स टू में 0। अब ये क्या करूँगा 6m बराबर 3n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो m और n मल्टीप्लाई में ना नीचे आ जाएगा, और ये 3 और ये 6 ऐसे, ठीक है। अब ये 1 2, ठीक है, यानी कि m रेशो n अपोन में ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसका 1:2। तो यही आ रहा है इसका, देखो 1:2, यानी कि असरसन एकदम करेक्ट है। और मैंने किस फॉर्मूले से करा, रीजन के फॉर्मूले से ही तो करा था इसको, यानी कि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो आपको इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 3y, ठीक है। अभी इक्वल्स टू में 9 है, इसको यहाँ पे ले आइए, माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस का ky, और ये 11 इक्वल्स टू में इधर लिया हो माइनस का 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हैज़ नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इस तरह से। अब देखो इसमें a1 क्या होता है, ये वाला, b1 क्या होता है, ये वाला -3, c1 ये वाला, इसमें a2 ये वाला, b2 ये वाला और c2 ये वाला। तो पुट कर देंगे वैल्यू 4/2 इक्वल्स टू -3/k इज नॉट इक्वल्स टू -9/-11। अब इन दोनों से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है, 4k इक्वल्स टू -3 × 2 -6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -6/4। अब ये क्या आ जाएगा -3/2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, ठीक है, -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो आपका लैम्प पोस्ट, सपोज कीजिए लैम्प पोस्ट है, ठीक है। अब वो क्या है, लैम्प पोस्ट से अवे जा रही है, मतलब इससे दूर जा रही है, ठीक है। जो गर्ल है आपकी लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, ठीक है। तो ये गर्ल की हाइट मान लेते हैं और ये लैम्प पोस्ट मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो वो गर्ल की क्या हाइट है 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या आगे लिख रखा है, और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड भी लिख लेते हैं हम। स्पीड इसकी दे रखी है हमको 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ, इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और देखो आपको लैम्प की हाइट भी दे रखी है 3.6, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3.6, ठीक है, 3.6 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। देखो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड, ठीक है। और ये स्पीड भी दे रखी है इसकी। तो आपको बताना है कि जैसे मान लो इसने लैम्प पोस्ट ने बनाई इसकी परछाई, तो यहाँ पर ही बनेगी इसकी परछाई इस तरह से, ये वाली परछाई बनेगी इसकी, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो परछाई बनेगी ना, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया और इसको मैंने डी पॉइंट दे दिया, ठीक है। अभी हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ। मान लो सपोज करो ये कि एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है एक्स कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको पता है ये ग्राउंड से और ये वर्टिकली है, ये 90 होगा, 90 डिग्री होगा, और ये भी एक्चुअली में खड़ी है ना ग्राउंड से, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, एक तो ए बी और एक डी, ठीक है। और एक दूसरा ट्रायंगल देखो यहाँ पर भी पॉइंट मान लेता हूँ मैं कुछ ई, ठीक है, एक ई सी डी, दो नज़र आ रहे हैं। एक तो आपको ए डी बी और एक ई डी सी, दो ट्रायंगल है, और ये दोनों अगर सिमिलर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखो इसकी डिस्टेंस में निकाल लेता हूँ BC। तो मेरे को BC की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड और ये टाइम दे रखा है, तो मैं जानता हूँ कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस आपको निकालनी है, और ये 4 सेकेंड दे रखा है, 4 सेकेंड, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1.2 और इनटू में 4, और यहाँ पे यूनिट भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मीटर अपॉन सेकेंड, सेकेंड, देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो और 1.2 इंटू 4 कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 मीटर, ठीक है, 4.8 मीटर। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना BC की, वो कितनी है 4.8 मीटर। इसे नोट डाउन कर लेना आप, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। अभी मैं टाइम और स्पीड भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया मेरे पास 4.8 मीटर, ठीक है, ये इतना। अब देखो, अब हम आगे करते हैं सर। अब हमको ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है। तो देखो मैंने कंसिडर करा ट्रायंगल ए डी बी एंड मैंने ट्रायंगल कंसिडर करा ई डी सी, ई डी सी। देखो अभी आपको इसमें ए डी बी में एंगल बी और ई डी सी में एंगल सी, ये दोनों बराबर है 90 ईच, ठीक है। उसके बाद हम ये इसमें ये कर दिया, और इन दोनों ट्रायंगलों में देखो ए डी बी, इसमें भी एंगल डी आ रहा है, और इसमें देखो ई डी सी, इसमें भी एंगल डी आ रहा है, दोनों बराबर है, कॉमन एंगल है। यानी कि मैं एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर कर सकता हूँ ट्रायंगल ई डी सी को। अब देखो, अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, यानी कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डी अपॉन ई डी, फिर उसके बाद डी बी अपॉन डी सी, और इक्वल्स टू में ए बी अपॉन ई सी, इस तरह से लिख सकता हूँ। अभी देखो मेरे को जिसकी रिक्वायरमेंट है ना, मैं उसमें यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड में वो चीज़ें रखता हूँ, बाकी मैं हटा दूंगा, ठीक है। अभी देखो मुझे ये वाली निकालनी है, एक्स डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी डी रखूँगा एक, तो ठीक है। उसके बाद डी बी मेरे को, देखो डी बी मेरे को दे रखा है क्या, देखो इधर देखो डी बी, तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, हाँ ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद ए डी हमको दे रखा है क्या, ए डी नहीं दे रखा, तो इसको हटा देंगे, और ई डी भी नहीं दे रखा, इसको हटा देंगे। बाकी इन दोनों का यूज करके हम कर सकेंगे। तो मैं अब इसको भी मिटा देता हूँ, आगे करते हैं हम। तो हम क्या रखेंगे, ये दोनों रखेंगे डी बी और अपॉन डी सी। तो डी बी कितना आया हमारे पास, देखो डी बी, ये मैं दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ 4.8 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर डी सी कितना है हमारे पास, डी सी तो निकालना ही है, एक्स रख लूँगा इक्वल्स टू में। अब ए बी कितना है हमारे पास, ए बी आपको 3.6 दे रखा है, 3.6 मीटर दे रखा है, ठीक है। और अपोन में ई सी, अब देखो ई सी आपको 90 सेंटीमीटर दे रखा है, देखो ये 90 सेंटीमीटर, तो इसको मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.9, ठीक है, 0.9 हो जाएगा। ये देखो 90 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 1/100, ये मीटर में, तो 0 और ये 0.9, ठीक है, इस तरह से। तो ये 0.9 हमने कर दिया। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो चाहे तो आप यहीं पर कैंसिल कर लो, 9 4 जा 36, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो 4.8 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4x। अब देखो ये 4x, इस x को यहाँ ले जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा, और इक्वल्स टू में 4.8। अब ये 3x इक्वल्स टू में 4.8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4.8 अपॉन 3। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1.6 मीटर आ जाएगा, जो कि हमको निकालना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1.6 मीटर, यह आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका और वाला पार्ट, इन द फिगर गिवन बिलो इफ पी क्यू, देखो पी क्यू दे रखा है, पी क्यू और ये आर एस, पी क्यू और जो ये आर एस है ना, देखो ये वाला पी क्यू और ये आर एस, ये दोनों पैरेलल है। प्रूव दैट ट्रायंगल, देखो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल पी ओ क्यू, और जो प्रूव करते हैं उसी को कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल एस ओ आर, इन दोनों को ही ले लिया मैंने, ठीक है। और इन दोनों को ही प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर है ही नहीं है। आपको देखो एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों पैरेलल है। अगर मैंने इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान ली, देखो ऐसे देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये मानूँ तो ये वाला एंगल और ये एंगल ये भी बराबर होंगे। अगर मैंने इसको 1 माना, चाहे ये 1 मान लिया और ये 2 मान लिया, ये मैंने 3 मान लिया, ये मैंने 4 मान लिया, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा देखो एंगल से ही काम हो जाएगा, क्योंकि 2 बार एंगल अगर हमने प्रूव कर दिया तो वो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है। चाहे तो आप 3 एंगल का भी ले सकते हो। देखो 3 एंगल कैसे लेंगे, अगर यहाँ पे देख के वर्टिकल एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो हम 2 एंगल से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पी ओ क्यू में देखते हैं, पी ओ क्यू, तो ये पी ओ क्यू में एंगल 3 इक्वल्स टू है, और पी ओ क्यू और इसका एस ओ आर, तो 3 किसके बराबर है 4 के बराबर, किससे, या आप कह सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। क्योंकि देखो पी
पी क्यू और ये पी एस आपको पैरेलल दे रखा है और ये पी एस आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख देना आप इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं इनको कंसीडर करता हूँ एंगल 1 पी ओ क्यू में, वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर। यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी लिख देना कि पी क्यू और आर एस आपका पैरेलल है और जो ये क्यू आर है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस तरह से ये बराबर कर दोगे तो यहाँ पर ये एंगल तो हम लिख देंगे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इस तरह से कुछ दे रखा है आपको, ये आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट सेंटर का O दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है इसने, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो देखो आपको ये वाली लाइन एक बार स्किप कर देना है, ठीक है। अब ये पढ़ो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, ठीक है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। तो मैंने A को कंसीडर यहाँ कर लिया। अब A से जो टेंजेंट की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने इस तरह से ये मैंने 4 सेंटीमीटर कर लिया, ठीक है। और वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ से, अब देखो इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये मैंने सेंटर से डिस्टेंस कर ली इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें इसमें क्या बताना है, रेडियस, ये बताना है हमें रेडियस कितनी होगी। तो देखो आप जानते हो कि ये ना, ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस रूल लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखो 90 के ये जस्ट अपोजिट में ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OA का स्क्वायर, अब इनको कंसिडर कर लो, इसको B मान लो, ठीक है। तो OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखो OA कितना है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और OB कितना है, OB तो हमें निकालना है, रेडियस है। और प्लस AB कितना है, 4 के स्क्वायर 16। तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 16 गए तो 9 बचेगा, ठीक है। अब R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, √9 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर रेडियस हमारा निकल कर जाएगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल दे रखा है और आपको कोस A और कोस B ये दोनों इक्वल दे रखे हैं आपको, ठीक है। देन शो दैट एंगल A बराबर एंगल B। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। देखिए आप एग्जाम में जब, अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ रफली, एग्जाम में जब भी आप करते हैं तो देखो सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन क्या दिया हुआ है आपको, जैसे कि ये, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है आपको, वो लिखिए जो कि ये करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी लिखिए, ठीक है। इससे क्या है, एग्जामिनर के ऊपर आपका जो आंसर रहेगा वो अच्छा इंप्रेशन करेगा, ठीक है। अब देखो तो कोस A इक्वल्स टू कोस B आपको ये दे रखा है, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। और हमें शो करना है एंगल A बराबर एंगल B, है ना, ये शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखा सबसे पहले देखो सपोज कीजिए कि जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका मैंने नाम दे लिया, ये A, ये B और ये C, ठीक है। इस तरह से मैंने नाम दे दिया और ये 90 डिग्री है। अभी यहाँ पर मैंने A और B को यहाँ पे क्यों लिखा, देखो ये दे रखा है A और B एक्यूट एंगल्स है, इसलिए ये वाला एंगल एक्यूट है, देखो 90 से कम, और ये वाला B 90 से कम है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं जानता हूँ PBP HHB, ठीक है, पंडित बोल पंडित हर हर बोल, ठीक है। तो इसमें जो ये जैसे अगर मेरे को कोस निकालना हो, कोस A, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी देखो इसमें बेस, देखो अभी इधर ये भी ध्यान रखना कि जैसे आप जिस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग लेते हो, जैसे मैंने माना कोस A का ले रहा हूँ, तो कोस A के रिगार्डिंग ये वाला तो क्या हो जाएगा, उसके लिए बेस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बेस कोस A के लिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या लगाया इसमें, कोस A, तो कोस A को मैं इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया, AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ये AB, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो कोस B को मैं क्या लिखूंगा, कोस B को मैं देखो, अब कोस B के अकॉर्डिंग लेंगे ना, तो इस कंडीशन में देखो ये वाला इसके नियर बाय साइड वो तो हो जाएगी बेस, ठीक है, वो हो जाएगी बेस, ध्यान रखना ये बात। तो बेस में क्या लिखूंगा इसमें मैं, BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है AB, ठीक है, इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप समझ ही गए होंगे ये तो। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू मेरी ये आई और कोस बी की वैल्यू ये आई। अब देखो कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है आपको, तो आप पुट कर दो वैल्यू ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। इस तरह से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी इंटू ए बी इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, अब देखो ए बी से तो ए बी कैंसिल, अच्छा तो इसके नीचे ले जाओ, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर क्या आ गया हमारे पास बी सी। अब ये रिजल्ट निकल के आया। अब देखो इससे क्या करेंगे हम, देखो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा था ना, इस तरह से डायग्राम था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, सी पॉइंट था, यहाँ पर ए पॉइंट था और यहाँ पर बी पॉइंट था, इस तरह से था। अब देखो इसमें ए सी और बी सी ये दोनों साइडें बराबर है, और जब भी ये दोनों साइडें बराबर होती है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, ये वाले एंगल, साइड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमने प्रूव कर दिया। इसका तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, तो यहां पर आप लिखेंगे व्हेन साइड्स आर इक्वल then opposite angles are equal। ठीक है, इस तरह से आप करके आ सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो डिफरेंस दे रखा है, देखो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, और आपके पास रेडियस, ये इन दोनों का डिफरेंस। देखो डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस लिख दिया एंड रेडियस, इनका डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37। वो 37 दे रखा है आपको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको एरिया बताना है कि एरिया क्या आएगा। सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें से आर कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 2 पाई माइनस 1 और इक्वल्स टू में 37। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं इसकी कुल मिला के। तो ये देखो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ 37 अपॉन, अभी 2 पाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई में ना आर के साथ, तो नीचे चल जाएगा ये 2 पाई माइनस 1, ब्रैकेट का ब्रैकेट पूरा नीचे भेज दिया क्योंकि ब्रैकेट पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आर के साथ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 37। अब इसको सोल्व कर लो, 2 और पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन 7 और माइनस 1, तो इसको सोल्व आउट कर लो आप। तो आर बराबर कितना होगा 37 और ये अपॉन में 44 अपॉन 7 माइनस 1। अब नीचे ही एलसीएम ले लो, देखो 37, अब नीचे एलसीएम लोगे तो देखो 44 और माइनस 7 अपॉन 7, इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इधर मैं लिख लूंगा 37, अभी 7 नीचे ही नीचे है ना, ऊपर आ जाएगा एकदम। ठीक है, और 44 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 37 से 37 कैंसिल, तो आपका आर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बट अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगता है नीचे ले जाने पर, तो आप पहले इसको यहीं पर सोल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसको नीचे ले जाना और फिर कैंसिल आउट कर देना, तो आपका यही आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आर रेडियस, और फिर इसमें पुट कर देना, एरिया निकल जाएगा। अब देखो इसका और वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो आपको 2 पाई आर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, देखो सर्कल का 2 पाई आर ये होता है सर्कमफेरेंस, और ये 22 के बराबर दे रखा है, तो इससे मेरा आर निकल जाएगा। तो आर में निकाल लेता हूं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आर इक्वल्स टू 22 और ये 2 पाई नीचे चल जाएगा इसके 2 पाई। ठीक है, अब 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो 11 अपॉन पाई आ गया। ठीक है, 11 अपॉन पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चल जाएगा। अब 11 2 जो 22, 7 अपॉन 2 आ गया आर की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 2। अभी तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। उसके बाद देखो आपको एरिया निकालना है और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट देखो, एक सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है, उसका 1/4 हिस्सा होता है ये वाला। चाहे तो आप इधर थीटा अपॉन 360 करोगे तो यहाँ पे 90, देखो 90 अपॉन 360 करोगे तो इसको कैंसिल आउट करोगे, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो 1/4 पार्ट आएगा इसका। तो मैं 1/4 पार्ट को इसके पूरे एरिया से इंटू कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर से, तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ 1/4, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7
और r की वैल्यू कितनी 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि होल स्क्वायर है ना। अब 7 से 7 कैंसिल और 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 11 7 जो 77, ठीक है। ये हम कर देते हैं इधर कर देते हैं, ठीक है 77, ठीक है। और नीचे क्या था 4 2 8, ठीक है इस तरह से। अब इसको आप इतना ही छोड़ देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। अभी इसी वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं हो, इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो होप यू दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया हो। इस तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसी तरह की सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।